हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दरअसल बात कुछ दिनों पहले की है। काफी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी कुछ ही दिन पहले की स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। तो क्या होता है, एक दिन हमारे स्कूल में सोशल साइंस के टीचर एब्सेंट थे और उनकी जगह पे क्लास 9th में एक अरेंजमेंट पीरियड में मुझे जाना पड़ता है। जैसे ही मैं क्लास में जाता हूँ तो वैसे ही बच्चे बोलते हैं कि सर आज हमें आप हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। सेशन का शुरुआती दौर था, इसीलिए मैंने उन्हें पहला चैप्टर पढ़ाना था। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है। तो वे कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति। तो इतना बोलते ही कुछ बच्चे मुझे पूछने लगे, क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। तो मुझे ऐसा पूछने लगे, सर हमारा देश भारत है, तो फिर हमारा जो पहला चैप्टर है इतिहास का वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों है? वो हमारे देश का इतिहास ना होते हुए फ्रांस का इतिहास क्यों है? ये सवाल मेरे लिए काफी कठिन था। कुछ देर तक तो मैं स्तब्ध रह गया और थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना हमारे लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसका केवल हमारे ही देश पे नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। और इस क्रांति का जो नारा था, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इस नारे से दुनिया भर के तमाम देशों का संविधान बना। और हमारे देश का जो संविधान है उसका हम यदि आधार देखें तो हमारे देश के संविधान का आधार भी फ्रांस की क्रांति के इसी नारे से लिया हुआ है। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति को पढ़ाना हमारे ही देश में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में पढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। और यदि हमें अपने संविधान के बारे में जानना है, दुनिया में किसी भी देश के संविधान के बारे में जानना है, तो उससे पहले हमें फ्रांस की क्रांति के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज हमारी क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में पहला जो चैप्टर है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति है। तो आप लोग भी जान गए होंगे कि हमारे लिए फ्रांस की क्रांति के बारे में जानना कितना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि हम सब मिलकर आज फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो कोई भी क्रांति एक दिन, 2 दिन या एक साल या एक दशक में शुरू नहीं होती। इसके पीछे बहुत वक्त लगता है और इसके पीछे कारण भी बहुत सारे होते हैं। यदि हम फ्रांस की क्रांति की बात करें, जब हम फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही डेट आती है, वो है 1789। और पूरी फ्रांस की क्रांति को हम बस केवल 1789 तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन अगर इस क्रांति की बात की जाए तो 1789 में तो ये क्रांति एक्सट्रीम पर पहुंची, लेकिन इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी से ही होने लगी थी। आपने सुना होगा फ्रांस का जो सबसे शक्तिशाली शासक था लुई 14वां। लुई 14वां बर्बन डायनेस्टी का शासक था। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर रखा था। काफी सारी लड़ाइयां करी, काफी सारी लड़ाइयां जीती
और काफी सारी लड़ाइयों को करने की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन थी, अर्थव्यवस्था थी, ये इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि हम जानते हैं जितनी हमें लड़ाइयां करनी पड़ती हैं उतना ही ज्यादा उस पर हमारा खर्चा होता है। तो इसीलिए फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल रही थी। और 17वीं शताब्दी खत्म होने के बाद जैसी 18वीं शताब्दी शुरू होती है, तो उसके बाद इनके बेटे लुई 15 वो फ्रांस के शासक बनते हैं और वो इनके विपरीत होते हैं। वो एक आलसी शासक होते हैं, भोग विलास वाले शासक होते हैं और उनका अपने राज्य को एस्टेब्लिश करने में या बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी और वो अपने राजा के पद को एक तरफ से कह सकते हैं एंजॉय करना चाहते थे और वही उन्होंने अपनी जिंदगी भर किया। और उनकी मौत के बाद 1774 में एक नए राजा बनते हैं लुई 16, जो कि फ्रांस के अंतिम शासक भी हम उनको कह सकते हैं। बर्बन डायनेस्टी के वो अंतिम शासक थे। मात्र 20 वर्ष की उम्र में वो शासक बन गए थे। काफी मैच्योर नहीं थे और ज्यादा शिक्षा भी उन्होंने नहीं ली, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी उनका ज्यादा बोलबाला नहीं चलता था। और जो वहां के बुद्धिजीवी लोग थे उनके प्रभाव में वो बहुत जल्दी आ जाते थे, इसलिए उनको हम एक प्रभावशाली शासक नहीं कह सकते हैं। इस तरह से उनके शासनकाल में फ्रांस की स्थिति बहुत ही ज्यादा डमाडोल हो गई और एक तरफ से कह सकते हैं कि उनका जो आर्थिक ढांचा था वो एकदम बर्बाद हो गया था। दुनिया भर से उन्होंने काफी ज्यादा कर्जा उठा रखा था और पूरा फ्रांस कर्जे पे चल रहा था और वो अपनी शासन व्यवस्था को अच्छा करने के लिए लगातार कर्जा लेते जा रहे थे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि दुनिया भर के देशों ने उन्हें कर्जा देना भी बंद कर दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और ज्यादा जानेंगे हम आने वाली वीडियो में। उसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो कॉजेस थे उनको 1 बाय 1 जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।